क्लास 12 की फिजिक्स क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ये हमारा लेसन है। तो आज हम इसमें जो है चुंबकत्व के से रिलेटेड हमको जो है टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बाकी हमने पिछले लेक्चर्स में न्यूमेरिकल कुछ देखे थे और जो है डेरिवेशन देखा था। हेडिंग डाल ले चुंबकीय द्विध्रुव। लेकिन गुरुजी यहाँ सही होता है चुंबकीय द्विध्रुव, इस पर हम बात करें। देखो हमने कहा चुंबकीय द्विध्रुव, तो चुंबकीय द्विध्रुव होते क्या है कि किसी चुंबकीय सुई को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, यानी कोई चुंबकीय सुई है उसको किसी हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं अगर रखे जाते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। जाहिर सी बात है चुंबकीय सुई को जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो इसे घुमाकर उत्तर दक्षिण दिशा में जो है संरेखित कर देता है। आप चाहे जैसे सुई को रखोगे उसमें चुंबकीय क्षेत्र में कोई सुई रखोगे चुंबकीय, वो तुरंत घुमा करके उसको उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित कर देता है। इसी प्रकार किसी वैद्युत द्विध्रुव को, ऐसे कोई वैद्युत द्विध्रुव हो जिसके दो ध्रुव हो, वैद्युत द्विध्रुव को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत द्विध्रुव पर भी एक बल आघूर्ण कार्य करता है। जो द्विध्रुव होगा उस पर भी जो है एक बल आघूर्ण कार्य करता है। इस प्रकार चुंबकीय सुई भी एक चुंबकीय द्विध्रुव के समान व्यवहार करता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव पर भी एक बल आघूर्ण कार्य करता है। प्रकार चुंबकीय सुई घूम जाती है, ऐसे ही वैद्युत द्विध्रुव को भी घुमाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अर्थात वो सभी युक्तियां, यानी चाहे जो युक्तियां हो जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल आघूर्ण का अनुभव करता है, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। यानी चाहे जो युक्तियां हो, अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करे तो उसे हम चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? यानी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी ऐसी चाहे जो चीज आप रख दो, बस अगर उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है तो उसे हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आ गया ना? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, इस पर हम बात करेंगे। देखिए अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल आघूर्ण की बात करें तो माना एक आयताकार लूप, एक शक्तिशाली, देखो ये आयताकार लूप है, ये शक्तिशाली NS चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। लूप चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है कि चुंबकीय द्विध्रुव के बीच अपने अक्ष पर घूम सकता है, यानी ये इतना फ्री है कि चारों तरफ जो है घूम सकता है। यदि लूप की लंबाई L हो, ये जो लूप है इसकी लंबाई L हो तथा चौड़ाई V हो, यानी चौड़ाई जो है इसकी B हो, तथा लूप में I धारा प्रवाहित की जा रही हो, तो लूप पर लगने वाला बल जो होगा F बराबर IB, ये जो चौड़ाई B है ये यहाँ पे B हो तो ये हो जाएगा B हो, तो लूप में I धारा प्रवाहित की जा रही हो तो लूप पर लगने वाला बल जो होगा F बराबर IBL sin थीटा होगा। F बराबर क्या होगा? IBL sin थीटा होगा, जहां B जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। B जो है क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। चूंकि आयताकार लूप की दो भुजाओं में धारा की दिशा विपरीत है, अरे एक में इधर की धारा है दूसरे में उधर की धारा जा रही है, विपरीत है, तो इसलिए भुजाओं पर लगने वाला बल की दिशा भी भिन्न भिन्न होगी। इस प्रकार लगने वाला बलयुग्म के समान व्यवहार करेगा। अरे जब भिन्न भिन्न होगा तो बलयुग्म का आघूर्ण नहीं होगा, बलयुग्म के आघूर्ण के समान कार्य करेगा, व्यवहार करेगा। इस प्रकार कार्य करने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर, आप जानते हैं बल गुणे विस्थापन, पता है ना? टाउ बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे दोनों रेखाओं के बीच, बलों के बीच की लंबवत दूरी, यानी लगभग कितनी लंबवत दूरी है? तो दोनों बलों के क्रियाओं के रेखाओं की लंबवत दूरी, यानी दूरी जो D होगा B sin थीटा होगा। कितना होगा? अब यहाँ से निकाला जाएगा B sin थीटा निकल के आ जाएगा, ठीक, जैसे हमने पहले वाले लेसन में बताया, ठीक। तो यहाँ पर F बराबर IBL बनेगा, और चूंकि अब थीटा की बात अगर 90 होगा तब ये टाउ बराबर F into D होता ही है, बल गुणे विस्थापन। टाउ बराबर IBL B sin थीटा, IBL तो रहेगा ही रहेगा, साथ में B sin थीटा ये है तो B sin थीटा हो जाएगा। और अगर L गुणे L into B बराबर A होता है, अरे क्षेत्रफल निकालोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता नहीं, तो ये आपका इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब जहां पर ये B sin थीटा लिखा है या LB,
यल बी जहां लिखा है वहां पे ए रख देंगे, तो ये टाउ बराबर आई बी ए साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आया? जी सर। अब इस प्रकार लूप पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, अगर हम पूरे लूप की बात करें तो उस पर बलयुग्म का आघूर्ण लूप में प्रवाहित धारा और लूप के क्षेत्रफल तथा चुंबकीय क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है। यदि लूप में फेरों, मान लीजिए कि लूप में फेरों की संख्या n है, कैपिटल n यन है, मतलब एक से अधिक है, अब मान लिहन कि n है, तो बलयुग्म का आघूर्ण जो टाउ बराबर आएगा NIAB sin थीटा हो जाएगा, NIAB sin थीटा, जहां n फेरों की संख्या है। समझ में आ गया? इसको कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक, चलो अगली हेडिंग डाल दो। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको देखेंगे। तो अगर हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण जो टाउ होता है NAIB sin थीटा होता है। आप जानते हैं NIAB sin थीटा आपने लिखा था, तो वही NAIB sin थीटा, यहाँ इतना हमने ब्रैकेट में इसलिए कर दिया क्योंकि अभी इसके जो है आगे जरूरत है। इसी प्रकार किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा होता है। टाउ बराबर क्या होता है? PE sin थीटा होता है। इन दोनों में अगर आप तुलना कराओगे तो आप देखोगे NAI के स्थान पर P आएगा। क्या आएगा? NAI, जैसे यहाँ B है तो B है तो ये चुंबक वाला है, और ये E जो है वैद्युत क्षेत्र वाला, E है तीव्रता। ठीक, तो यहाँ NAI के स्थान पे P आएगा, तो दोनों समीकरणों की तुलना करने पर P बराबर NIA हो गया, NIA हो गया, तो इसीलिए इसको हमने ब्रैकेट में किया था कि समान है। अतः चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण जो होगा जिसे M द्वारा प्रदर्शित किया जाता है का मान लूप के क्षेत्रफल, लूप में प्रवाहित धारा तथा फेरों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी M बराबर NIA होता है। N बराबर NIA होता है। ठीक, समझ में आ गया ना? यस सर। चलो इतना कर लीजिएगा।